जीनोम सीक्वेंसिंग। अगर बात करें ह्यूमन सेल की, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए के कंप्लीट सेट को ही जीनोम कहा जाता है, जिसमें डीएनए के सारे जीन और डीएनए न्यूक्लियोटाइड और बेस शामिल होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग कहने का मतलब क्या है कि जीनोम का जो ऑर्डर है उसे फिगर आउट करना, उसे बतलाना। जीनोम के अंदर डीएनए के जो भी न्यूक्लियोटाइड और बेस का पैटर्न है, ऑर्डर है, उसको पूरी तरीके से डिटेल में समझाना, इसी को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? एक तरीके का लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल एविडेंस या सैंपल को सस्पेक्ट के साथ लिंक करने के लिए किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है और मर्डर साइट पे कई तरीके के बायोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, खून वगैरह, तो उसके डीएनए सैंपल को निकाल कर सस्पेक्ट के डीएनए सैंपल से कंपेयर किया जाता है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि उस व्यक्ति को किसने मारा है। अक्सर कर क्या होता है, जब दो व्यक्ति हाथापाई करता है तो किसी एक व्यक्ति की जान चली जाती है, तो हाथापाई में उसके नाखूनों में जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है, उसका स्किन खींचा गया, उसके बाल आ गए, या फिर क्रिमिनल का कोई सामान वहाँ पे छूट गया, उसके ब्लड वहाँ पे गिर गए, तो उसको कलेक्ट करके फिर डेड बॉडी के साथ या फिर अलग अलग सस्पेक्ट के साथ उसे कंपेयर किया जाता है और क्राइम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। बच्चों को ट्रैक करने में, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने में, डाटाबेस को कलेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, बच्चों को पेरेंट्स के पास भेजा जाता है डीएनए को मैच कर कर सारे किडनैप या खोए हुए बच्चों के डीएनए को उनके पेरेंट के डीएनए से मैच कर कर कि भाई ये बच्चा किसका है। डेड बॉडी को भी आइडेंटिफाई किया जाता है उनके बॉडी से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके, जैसे कि दांत से, टीथ से, हेयर से या स्किन से, और उसे पोटेंशियल रिलेटिव के डीएनए के साथ मैच कर कर कि भाई ये किनका बच्चा है, बेटा है, ऐसा कुछ करके। आरएनए एआई टेक्नोलॉजी। आरएनएआई एक तरीके की जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल कर कर टारगेट सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। आरएनएआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे ड्रग्स को बनाने के लिए भी किया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को आधा कर सकता है, 50% तक कम कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी एप्लीकेशन है, ख़ास तौर से वायरल इन्फेक्शन, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का इलाज करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में। हमने एड्स के लाइफ साइकिल को और एचआईवी वायरस के जीन एक्सप्रेशन को बेहतर तरीके से स्टडी कर लिया है, इसके पैटर्न को काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी एक्सटेंसिवली समझ लिया है। तो क्या होता है कि आरएनए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर एड्स या एचआईवी वायरस की वजह से होने वाले दूसरे एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन राइस, ये राइस का एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जिसे कि फिलीपींस की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। राइस की जो ये वैरायटी है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी से लड़ने में सक्षम है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी कि ये जो राइस की वैरायटी है गोल्डन राइस, इसको खाने पे एक इंसान को विटामिन ए की कमी नहीं होगी। इसके अंदर बीटा कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से राइस की जो ये वैरायटी है इसका सुनहरा रंग होता है, गोल्डन कलर होता है, इसी वजह से इसका नाम गोल्डन राइस रखा गया है। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी मतलब एक व्यक्ति के सेल के अंदर, पेशेंट के सेल में डीएनए और आरएनए में जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, या फिर जो डिफेक्टिव डीएनए है उसे हटाना, उसमें थोड़े बहुत बदलाव लाना, मॉडिफिकेशंस लाना, ताकि कुछ तरीके के इनहेरिटेड
या फिर एक्वायर्ड डिजीज़ को ट्रीट किया जा सके। इनहेरिटेड डिजीज़ कहने का मतलब ऐसी बीमारी जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। डेवलप्ड डिजीज़ या एक्वायर्ड डिजीज़ कहने का मतलब एक बच्चे के जन्म लेने के बाद उस बच्चे के अंदर जो डिजीज़ डेवलप होती है टाइम के बीतने के साथ, उसे डेवलप्ड या एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। जीन थेरेपी क्या करता है कि जीनोम में जो फॉल्टी जीन है उसको हटा देता है और उसके जगह पे एक नया डिज़ायरेबल जीन को ऐड कर देता है, इंसर्ट कर देता है, ताकि बीमारी का इलाज किया जा सके, पेशेंट की कंडीशन में सुधार लाया जा सके और वो बीमारी से लड़ सकें। तो जीन थेरेपी का यही काम है कि कुछ तरीके के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए फॉल्टी जीन को हटाना, नए जीन को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पेशेंट और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डिजीज़ के खिलाफ लड़ सके। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से अर्थ पे जितने भी नोन यूकैरियोटिक स्पेसीज हैं उसके जीनोम को कैटलॉग करना, सीक्वेंसिंग करना 10 साल के समय के अंदर। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अर्थ पे जितने भी यूकैरियोटिक स्पेसीज हैं उसके जीनोम की सीक्वेंसिंग करना। ये एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये जो इनिशिएटिव है वो अर्थ पे मौजूद लाइफ फॉर्म के बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का एक ओपन डीएनए डाटाबेस पैदा करेगा, जो कि फ्यूचर में और यहाँ तक कि आज के समय में साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और कई तरीके के इन्वायरमेंटल और कंजर्वेशन इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। BPAL BPAL एक 6 महीने का ऑल ओरल 3 ड्रग रेजिम होता है जिसका इस्तेमाल ऐसे लोगों को या फिर ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है जिसके अंदर टीबी का हाईली ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म डेवलप हो चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर टीबी का एक ऐसा फॉर्म डेवलप हो गया है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है। सपोज किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, टीबी हुआ, वो इलाज करवा रहा है, मेडिकेशन ले रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहा है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो टीबी का पैथोजन है वो ड्रग के इम्पैक्ट को रेजिस्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन, ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ऑल ओरल है, यानी कि मुंह के रास्ते दिया जाता है। 3 ड्रग दिया जाता है। ये 3 नए एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। ये 3 नए एंटीबायोटिक का नाम है बेडा क्यूलाइन, प्रीटोमेनिड और लिनिजोलिड। तो ये जो 3 नए एंटीबायोटिक्स हैं इसके कॉम्बिनेशन को ही BPAL कहते हैं। बी यानी बीडाक्यूलिन, PA मतलब प्रीटोमेनिड और L कहने का मतलब लिनेजोलिड। तो ये तीनों एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। टीबी अलायंस का BPAL रेजिम टीबी ट्रीटमेंट को कम करेगा 18 महीने से 6 महीने तक। तो टीबी का इलाज करने में पहले जो 18 महीने लगते थे अब केवल 6 महीने का समय लगेगा और इसमें सक्सेस रेट 90% है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये टीबी के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। MAD-S27 नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु के रिसर्चर के द्वारा एक नए पाथवे की खोज की गई जो कि प्लांट के अंदर, पौधों में, फसल में नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नाइट्रेट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसे कि MAD-S20 कहा जाता है, जो कि प्लांट के अंदर नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। रूट का डेवलप होना, स्टेज का टॉलरेशन, प्लांट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। टेम्परेचर बढ़ता और घटता है, रेनफॉल कभी ज़्यादा हुआ, रेनफॉल कभी कम हुआ, तो जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसको सहना, उसमें भी प्लांट खड़े रहता है। तो ये हो पाता है प्लांट के अंदर
MADS27 जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से, जो कि स्ट्रेस टॉलरेंस और नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, और ये एक तरीके के माइक्रो आरएनए MIR444 के द्वारा एक्टिवेट होता है। प्लांट की इन प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने का ये एक नया तरीका है। ये जो MIR444 है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्लांट के अंदर नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, रूट के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, और प्लांट को सक्षम बनाने के लिए कि वो ज़्यादा स्ट्रेस को सह सके, टॉलरेट कर सके। अब यहाँ पे सवाल हमारे सामने जो पैदा होता है वो ये कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि DNA को RNA में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मेडिकल साइंस में कन्वर्जन को ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है या फिर ट्रांसक्राइब भी कहा जाता है। तो DNA को RNA में बदलने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि DNA को RNA में बदलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कई सारे प्रोटीन्स हैं, एक्सक्लूडिंग RNA पॉलीमेरेज। इसमें RNA पॉलीमेरेज नहीं होता, जो कि जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, शुरू करता है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। BIRSA के 10 साल के पूरा हो जाने के बाद, ये जो काउंसिल है इसके 10 साल के पूरा हो जाने पे इससे ऑर्गेनाइज किया गया। ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक मंच, एक पोर्टल प्रोवाइड करेगा जहाँ पे इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, मैन्युफैक्चरर, रेगुलेटर, सरकारी ऑफिशियल, ब्यूरोक्रेट सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और इनका मुख्य उद्देश्य होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट किया जाए, रिसर्च किया जाए। 2022 का जो थीम था वो था बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाने के फील्ड में, और अलग अलग तरीके के डिजीज़ को ट्रीट करने के क्षेत्र में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, ये जो सेल्फ सफिशिएंसी का मोटिव है, ये मेडिसिन के फील्ड में और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी होना चाहिए। ग्लोबली, दुनिया भर में बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंडिया टॉप 12 डेस्टिनेशन में से एक है और एशिया पैसिफिक रीजन में तीसरा बड़ा है। हमारा जो देश है वो दुनिया का तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाने में, और दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है जेनेटिकली मॉडिफाइड BT कॉटन को बनाने में। ये जो BT कॉटन होता है वो पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, जिसे ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाने का उद्देश्य ही ये है कि वो इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक से बचा रहे, वो हर्बिसाइड के रूप में काम कर सकें, खेत में बीड को ख़त्म करें। ये डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बनाने में दुनिया में तीसरे नंबर पे है और BT कॉटन को बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। CRISPR-Cas9 प्रोटीन या CRISPR-Cas9 थेरेपी, इसके रिगार्डिंग UPSC में सवाल पूछा गया है। ये मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। CRISPR एक तरीके का जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसके माध्यम से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम को मॉडिफाई किया जाता है। Cas9 न्यूक्लियस को gRNA के साथ कॉम्प्लेक्स कर उसमें उसको एक दूसरे के साथ फ्यूज कर सेल में इंसर्ट किया जाता है और सेल के जीनोम को उस पार्टिकुलर लोकेशन पे काटा जाता है जो कि किसी बीमारी के करने के पीछे वजह बनता है। तो जो डिफेक्टिव जीन है, जो डिफेक्टिव साइट है, उसको काट दिया और वहाँ पे एक नए जीन को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो Cas9 प्रोटीन क्या काम करता है? मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। सेल के अंदर, DNA के अंदर जीन का वो पार्ट जो कि बीमारी की वजह बनता है
उसको हटाने का काम करता है। ये टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी प्रिसीजन के साथ, काफ़ी आसानी के साथ इन विवो जीन की एडिटिंग की जा सकती है। इस टेक्निक को डेवलप करने की वजह से जेनिफर डॉडना और इमैनुअल चारपेंटियर को 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि इस चीज़ को दिखाता है कि रीसेंट टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। 2 केमिस्ट को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, क्योंकि उन्होंने क्रिस्पर-cas9 टेक्निक पे काम किया, उसके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ जानकारी दी। पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली काला नमक राइस का 2 ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया है। ड्वार्फ वैरायटी करने का मतलब कि प्लांट की जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, वो कम है। ये जो नई वैरायटी है, वो लॉजिंग की समस्या को सॉल्व कर सकता है, और इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए ही काला नमक की इन 2 वैरायटी को डेवलप किया गया। इस नई वैरायटी की जो उपज है, जो यील्ड है, वो ट्रेडिशनल राइस वैरायटी से दुगना होता है। सपोज कि ट्रेडिशनल राइस के वैरायटी में इतने एरिया में 1 केजी चावल होता था। अब उतने ही एरिया में इस काला नमक के जो 1638 और 1652 की जो वैरायटी है, वहाँ पे 1 केजी के बजाय 2 केजी का कल्टीवेशन या प्रोड्यूस होगा। इसका नाम काला नमक इसी वजह से है, क्योंकि इसका जो हस्क होता है, जो डंठल होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। राइस के डंठल या हस्क का कलर ब्लैक होता है, इसी वजह से इसका नाम काला नमक पड़ा है। लॉजिंग क्या होता है? लॉजिंग एक ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से प्लांट का जो टॉप होता है, वो काफ़ी हेवी हो जाता है ग्रेन फॉर्मेशन की वजह से, और हेवी होने की वजह से स्टीम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और प्लांट ज़मीन पे गिर जाता है, और इसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन काला नमक राइस लॉजिंग टॉलरेंट है, वो ऐसा नहीं होता। वो सीधा खड़ा रहता है और प्लांट को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होता है। काला नमक राइस को नॉर्थ ईस्ट यूपी के तराई रीजन के 11 डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, नेपाल में भी उगाया जाता है। हिस्ट्री में अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्ध ने श्रावस्ती के लोगों को काला नमक पैडी उपहार में दिया था, ताकि यहाँ के लोग गौतम बुद्ध को काला नमक राइस के सुगंध से, फ्रेगनेंस से याद रख सकें। ये एक जीआई टैग्ड राइस वैरायटी है, यानी इसे जीआई टैग मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि कैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के माध्यम से राइस की अलग अलग वैरायटी को डेवलप किया गया है। काला नमक राइस की 2 ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया गया है, ताकि लॉजिंग की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकें और यील्ड, उपज को दुगना कर सकें। ये किसान को काफ़ी मदद पहुंचाएगा और फ्यूचर में इसके डेवलपमेंट और रिसर्च की अच्छी संभावना और प्रॉस्पेक्ट को पैदा करेगा।